A very good morning. We are going to start our video with introduction to Indian Constitution. And before going to that part, I just want to show you that how Indian Constitution actually looks like. I will not be able to show you a physical book of Indian Constitution, but I usually have I usually download the PDF format of the book, the digital form of book, and in that you can see okay, the title page of the book starts from it's just another book which you have ever seen, but what makes कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स वो चीज़ हम इसमें देखेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टाइटल पेज, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड दे कीप अपडेटिंग इट ईच एंड एवरी ईयर. आई कुड नॉट फाइंड द लेटेस्ट वन बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जैन 2020 तक 108 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. नाउ वी लुक एट द कंटेंट पेज, एंड हियर यू कैन सी दैट इट इज जस्ट अनदर बुक having many parts, and preamble stands at the first page, and then there are 25 parts of Indian Constitution. Each and every part has its title and shows the area which it deals with. As you can see, part 1 deals with the union and its territories, part 2 with citizenship, part 3 with fundamental rights. Fundamental rights is there in our syllabus as a chapter, and फंडामेंटल राइट्स की डिफरेंट कैटेगरीज. पार्ट 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज ऑल्सो देयर एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एंड देन पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली things I want you to see that part 9 and part 9A. Part 9 deals with the panchayats, local self-governments. We have another chapter of local self-governments. In that we will look at panchayats which work at rural areas. And then part 9A, the municipalities, the local self-governments which work at the urban level. Or everything is mentioned here about the municipalities. Definition क्या होगा, constitution क्या होगा, उनका composition क्या होगा, duration, everything in detail. And फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में मेंशन किया गया है. जब हम फेडरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, तो whatever we study that come from this part, that how union and states deal with each other, what is the division of power, what are the lists जो है हमारी, concurrent list, union list, state list, regulatory list जो है वो कहाँ पे जाएंगी. Everything is mentioned in this part. पार्ट 15th, द इलेक्शंस. जो इलेक्शंस हैं हमारे वो किस तरह से कंडक्ट होंगे, कौन करवाएगा, किसके पास किस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए किस तरह से इलेक्शन होगा, उसकी वैलिडिटी कैसे चेक की जाएगी, पूरा मैकेनिज़्म जो है, किसको वोटिंग राइट्स होंगे, किसके वोटिंग राइट छीने जा सकते हैं, दैट इज़ मेंशन्ड इन पार्ट 15th of Indian Constitution. This one
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से, हु हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट वुड बी द प्रोविज़न, कि किस पार्ट को अमेंड किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और किस को टच नहीं किया जा सकता है. And then schedules. You must have heard about many terms like scheduled tribes, scheduled castes. Schedules are nothing, they are just lists, they are just provisions. कि भाई एक लिस्ट बना दिया चीज़ों के बारे में. तो फर्स्ट शेड्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है स्टेट के साथ, कितनी स्टेट्स रहेंगी. सेकंड पार्ट यूनियन टेरिटरीज कितनी रहेंगी, उनका लिस्ट बना दिया गया है. थर्ड जो पार्ट है वो डील करता है जो भी लोग पॉलिटिकल ऑफिसेस के लिए चुने जाएंगे उनके लिए क्या ओथ्स रहेंगी, क्या प्लेज रहेंगी. फिर फोर्थ शेड्यूल बताता है कि जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसमें सीट्स जो हैं, किस स्टेट की कितनी सीट्स रहेंगी उसका एलोकेशन किया गया है, उसका बंटवारा किया गया है. फिफ्थ पार्ट डील करता है शेड्यूल्ड एरिया से, शेड्यूल्ड ट्राइब से. सेवंथ शेड्यूल जो है वो बात करती है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई है. स्टेट के पास कितनी पावर्स हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई है. कंकरेंट लिस्ट डील्स विद दोज एरियाज जो दोनों के पास आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी. तो इस तरह से this is the introduction of our Indian Constitution. Now, the soul of Indian Constitution, the preamble. Many people, many legal experts, many politicians, they interpret preamble of Indian Constitution as they want to. But what are the main basic interpretations you need to understand? First is there comes the names of K.M. Munshi, one of the most important, one of the important part of Constituent Assembly. तो वो बोलते हैं कि जो प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर एक बहुत बड़े वकील आते हैं एंड हिज नेम इज़ नानी पालकीवाला, and he has fought many court cases to solidify the position of preamble in Indian Constitution. And according to him, the Constitution of India is an identity card to the Constitution. Okay, ये पहचान है किसका, पहचान सर्टिफिकेट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर बोलते हैं कुछ लोग कि भाई ये तो सोल है हमारे जैसे. तो जपजी साहब हमें इंट्रोडक्शन देता है गुरु ग्रंथ साहिब की. आप कहीं ना कहीं से एक समरी सी आप उसको मान सकते हैं. सेम वे जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये समरी है, ये इंट्रोडक्शन है और ये बताता है कि फ़िलॉसफी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है. नाउ वी विल डील विद ईच एंड एवरी पार्ट. देखो दो चीज़ें सामने आती हैं. एक तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहले इसको लर्न भी करना उतना ही ज़रूरी है. अब लर्न करने का सिंपल से देखो भाई, कुछ ट्रिक्स भी आएंगी, टिप्स भी आएंगी. मुझे ज़्यादा इतना कुछ आता नहीं है. मैं तो सिंपल तरीके से, जब हमने याद किया था, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, नॉट 9th, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, जब हमारे मास्टर साहब ने इसको याद करने के लिए दिया था. ठीक है, तो उन्होंने फ़ोटोकॉपी करवाया था इसका और सबको दिया कि भाई इसको 20 या 25 टाइम्स इसको लिखो. ठीक है, आ जाएगा. ठीक है, बिफोर गोइंग टू दैट प्रैक्टिस, जस्ट लेट हैव अ रीड. पढ़ते कैसे हैं नॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice,
कितने तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, कौन कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो आपका राइट टू इक्वालिटी वाला सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18, वो उसकी जिस्ट है, उसकी समरी इस पार्ट में आती है। एंड देन टू प्रमोट अमंग देम ऑल द फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation। कि हम भाईचारा बना के रखेंगे और उस भाईचारा बनाते हुए वी विल कीप वन थिंग इन आवर हेड, दैट हम किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। एंड एक चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए, यूनिटी ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constitution Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Now, अब इसको याद कैसे करें? याद करने का तरीका है कि पहले आप इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। पैटर्न सिंपल सा ये है कि लोग बोल रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वी कौन है, किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अपनी ही, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले जो लोग हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो दे आर एक्चुअली कॉलिंग देमसेल्फ दैट वी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द इंडियन पॉपुलेशन। और जो हम लोग हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हुए हैं, हम सब लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को 29 नवंबर 1949 को देते टाइम ये प्रण ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ प्लेज। देखो, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड, सोलेमली मतलब गंभीरता से, सीरियसनेस के साथ रिजॉल्व किया है, हमने प्लेज लिया है टू कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स किसी भी चीज़ को लीगल फॉर्म देना, लीगल रूप देना। उस वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूट, कि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लीगल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। किस तरह की लीगल फॉर्म में लेके आ रहे हैं? अब यहाँ पे बताएगा इस लाइन में कि हम इंडिया की नेचर क्या रहेगी, फीचर्स क्या रहेंगे हमारे इंडिया के, कौन कौन से नेचर है, क्या क्या फीचर है। या हम बोल सकते हैं कि इंडियन स्टेट की क्वालिटी क्या है। वो क्वालिटी है कि इंडिया वुड बी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स हैं। दीज आर द 5 वर्ड्स विच टेल्स दैट इंडियन स्टेट की नेचर क्या रहेगी, इंडियन स्टेट की पहचान क्या रहेगी। और देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बताना चाहिए था कि इन द बिगिनिंग जब ये आया था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको वोट देके पास किया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया, तो एट दैट टाइम इन ओरिजिनल प्रियम्बल वहाँ पे 3 वर्ड्स नहीं थे। 3 वर्ड्स 1976 में विद द हेल्प ऑफ 42nd अमेंडमेंट 3 वर्ड ऐड किए गए। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, फर्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, सेकंड वर्ड है सेकुलर एंड थर्ड वर्ड है इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो थे ये ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सोवरन एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड बाद में 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किए
अमेंड किए प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कई बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बड़ी टफ इंग्लिश है। ऐसा होता है नॉर्मली कि जो लोग पावर में होते हैं वो अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, है ना, बड़ी हैवी इंग्लिश बोलने का यूज़ करते हैं ना। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के माइंड में ऐसा था कि वी शुड हैव वन we should before making Indian constitution we should have some plan in our head, है ना, कि किस डायरेक्शन में हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो ही टुक द इंस्पिरेशन टू मेक प्रियम्बल ऑफ इंडिया फ्रॉम यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इंडियन जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया, और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में दे हैड एन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। फिर उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने उस कॉन्सेप्ट को लिया, अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इंडिया ने भी किया। तो नेहरू ने जब इसको ड्राफ्ट किया था तो ही कॉल्ड दिस पीस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब ये हमारे जो गोल्स हैं इंडिया के उनके बारे में बताएगा। और रेजोल्यूशन मतलब प्लेज, हमारी प्लेज है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमने प्लेज ली है वो। फिर इसको पढ़ा गया, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और इसको बोला गया कि ओके वी विल टेक इट एज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बदल के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बदल के इसको कहा गया प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो नेचर बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद जो बताता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उनके बाद उन 4 ऑब्जेक्टिव्स का आगे डिवीज़न किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है दैट इज जस्टिस, सेकंड इज लिबर्टी, थर्ड इज इक्वालिटी एंड फोर्थ इज फ्रेटर्निटी। वन अदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी का, ये हमने अडॉप्ट किया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है इन्होंने बहुत सारे अडॉप्शंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है दुनिया से। बताना चाहता हूं ये जो पूरा वर्ड है जस्टिस, ये आया है आपका रशियन रेवोल्यूशन से कि हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। देखो किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा मेन गोल यही रहता है कि हमें अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट देना है रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। दैट वुड बी देयर अल्टीमेट गोल टू प्रोवाइड जस्टिस इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। चाहे पॉलिटिक्स में हो कि भाई वी विल प्रोवाइड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम उनको इकोनॉमिक जस्टिस देंगे कि भाई इफ दे फेस एनी प्रॉब्लम, if they face any kind of discrimination on the basis of their caste, on the basis of gender, तो इस बात का भी इंश्योर किया जाएगा। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं एक शानदार स्टेट की, शानदार कंट्री की, जहाँ पे विमेन एंड मेन, मेल एंड फीमेल वर्क लेबर में बहुत सारे डिफरेंस हों। तो अश्योर किया जाए कि मेल काउंटर पार्ट्स, फीमेल काउंटर पार्ट्स दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिले। तो ये
दिखाता है ना कि कोई सोसाइटी कितना स्ट्रांग है, कितना डेवलप हो चुका है. Then liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. As we have already talked about it, that liberty has been mentioned. Where? In Article 19, in Article 25, 26, 27, 28, and then 29 and 30. कि भाई सबको अपने कल्चर राइट्स रहेंगे. We will go through each and every part later on. Liberty means आज़ादी. कौन सी आज़ादी? थॉट की. आपके विचार क्या हैं? एक्सप्रेशन, आप जो विचार हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकें. आपकी बिलीफ क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किस चीज़ में फेथ करते हैं और आप किस चीज़ की पूजा करते हैं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई है. दो तरह की इक्वालिटी है कि एक तो समाज में, सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या हो, सब आपकी जो स्टेटस, आपको जो रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, ठीक है, वो बिना किसी प्रेजुडिस से घिरी हुई ना हो, वो किसी घृणा से ना हो. ठीक है, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किसी रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, वो आपके स्टेटस का एक पैमाना नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप सोसाइटी में आपको स्टेटस मिले, इक्वल स्टेटस मिले जैसे बाकी लोगों को मिलता है. अपॉर्चुनिटीज़ मिलें आपको हर तरह की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में, मेरिट के बेस के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. और लास्ट में कि फ्रेटर्निटी क्या बोलती है कि अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. कि भाईचारे की भावना हम लोगों में फैलाएं. और जब लेकिन भाईचारा थोपा भी नहीं जाना चाहिए, किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है भाईचारा. ठीक है, और इंडिविजुअल जो डिग्निटी है, किसी इंसान की जो रिस्पेक्ट है, उसको चैलेंज किए बिना हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की जो यूनिटी है, कि वननेस जो है, और जो इंटीग्रिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, वो या जो मेंटल इंटीग्रिटी है, वो बनी रहे हर तरीके से. हम सारे इंडियन इस बात के ऊपर काम करें कि वी ऑलवेज हैव आवर allegiance, our faith in Indian Constitution and Indian State. ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव्स. अब हम बात करते हैं नेचर की, कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, वो कैसा है, वो उसकी पहचान क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है. तो फर्स्ट हम जब देखेंगे तो सोवरन, कि हमारा जो देश है वो सोवरन है, सुप्रीम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरन? सोवरन मीन सुप्रीम है. किसी भी मामले में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही एक्सटर्नल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ना इंटरनल लेवल पे. सोवरेनिटी अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट को तो दो पार्ट्स हैं इसके, इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी. तो सोवरेनिटी है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या बोलती है कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पे नो अदर स्टेट, नो अदर कंट्री कैन इम्पोज, या नो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्पोज इट्स डिक्टेट्स, इट्स ऑर्डर्स ओवर इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट विल टेक इट्स ओन डिसीजंस इन कीपिंग आई ओवर इट्स ओन इंटरेस्ट. अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान देगी कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से वो एक्शन करेगी. कोई भी और कंट्री, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज नहीं कर सकती है इंडिया के ऊपर. फिर इंटरनल सोवरेनिटी भी है, कॉन्सेप्ट इंटरनल सोवरेनिटी का भी आता है. और इंटरनल सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि कोई भी संस्था, एनी ऑर्गेनाइजेशन, देखो स्टेट एक्टर्स होते हैं, स्टेट एजेंसीज होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो संस्थाएं जो पार्ट हैं स्टेट का, राइट. कुछ होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स. नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? वो रिलीजियस ग्रुप्स हो गए,
या कुछ अदर सोशल ग्रुप्स हो गए, ठीक है, कुछ और तरह के ग्रुप्स हो गए जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पावरफुल हैं। वो पावरफुल होते हैं, उनकी फॉलोइंग होती है, बहुत सारे उनके भक्त होते हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं, बट अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे पावर, सुप्रीम पावर किसके पास रहेगी? वो रहेगी स्टेट के पास। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन स्टेट जो है वो सोवरन है, ठीक है। उसके बाद है सोशलिस्ट है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 3 वर्ड्स 1976 में आए थे, वो चलो कब आए थे, क्या क्या था, वो अलग चीज़ है। सोशलिस्ट जो वर्ड आता है कि हम इंडिया, जो हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सोशलिस्ट है। लेकिन अब सोशलिज्म भी बहुत तरह का होता है, ठीक है। हमारा देश सोशलिज्म ऐसा नहीं है जैसा रशिया सोशलिस्ट कंट्री है, या चाइना सोशलिस्ट कंट्री है, या बाकी जो दूसरे देश हैं, ठीक है। वो मार्क्सिज्म सोशलिज्म की बात करते हैं, कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है, कि यहाँ पे जो भी सोशलिज्म अचीव किया जाएगा वो अचीव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिक मीन्स, विद द हेल्प ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात को इंश्योर करता है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच आर द गाइडलाइंस given to the government to form its policies, keeping in its mind that all the section of the society should get equal justice, equal distribution of resources, right? Equal opportunities मिले सबको। लेकिन ये सब कैसे अचीव होगा? धीरे धीरे अचीव होगा, ठीक है, ग्रेजुअल तरीके से अचीव किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे रशिया में हुआ कि एकदम से रेवोल्यूशन करके ये सारी चीज़ें अचीव कर ली जाए। सोशलिज्म को अचीव किया जाए कैसे? शांति तरीक़ों से, डेमोक्रेटिक मीन्स के तरीके से। हमारे नेहरू जी जो थे वो फेबिनिस्ट थे, वो फेबियन स्टेट की बात करते थे, वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। और उसमें क्या था कि स्टेट इंश्योर करेगी कि पूरे लोगों का वेलफेयर रहे, सब लोगों को, किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आते हैं हम बात करते हैं सेकुलर वर्ड की। सेकुलर वर्ड जो है वो बोलता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब इस वर्ड की भी 2 डेफिनेशन आ जाती हैं, एक तो वेस्टर्न डेफिनेशन आ जाती है और एक डेफिनेशन आता है इंडियन डेफिनेशन आता है। व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट इंडियननेस इज दैट हम जो भी चीज़ें बाहर से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम इंडियन फ्लेवर डाल देते हैं। वी टुक पिज़्ज़ा फ्रॉम इटली और वी एडेड पनीर इन दैट, है ना, शिमला मिर्च डाल दी, शिमला मिर्च चलो वो भी इस्तेमाल करते होंगे, आलू भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, मसाले भी ऐड कर दिए, ठीक है, पंजाबी तड़का। हमने बर्गर लिए अमेरिका से, तो बर्गर में भी हमने पूरा मसाला ठोक के डाल दिया, ठीक है। नूडल्स जो थे चाइनीज़, वो ऐसे नूडल अगर आप उनको ओरिजिनल फॉर्म में खाओ तो सारी उम्र उनको हाथ नहीं लगाओगे, बट हमने उसमें हमने खाना था, हमने उसमें मसाले ऐड किए। तो उसी तरीके से सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है, द फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म जो है, वो वेस्टर्न जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट में वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ था, वो डेवलप हुआ था कि किस तरह से जो चर्च है वो सेपरेट रहे पॉलिटिकल अफेयर्स से। उन्होंने ये कहा कि एक इंडिविजुअल जो है, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ लाइफ। एक तो उसकी प्राइवेट लाइफ है जिसके ऊपर रिलीजन काम करे, रिलीजन का हक बनता है, और एक उसकी जो पब्लिक लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है, जो उसकी पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई पार्ट्स हैं उसकी लाइफ के, दैट शुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। तो पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर स्टेट का कब्जा रहेगा। तो स्टेट और जो रिलीजन है आपस में कभी भी फाइट नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंसुलेट रहेंगे, तो एक दूसरे दूर रहेंगे।
लेकिन इंडिया में कहा गया कि भाई वी आर नॉट एन एथीस्ट सोसाइटी, हम धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं हमारे बीच में, दैट्स वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। बट हम ये बात इंश्योर करेंगे कि हम किसी भी खास धर्म को, इंडियन स्टेट जो होगी वो किसी भी खास रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी, सबके साथ इक्वल डिस्टेंस बना के रखेगी। समझ रहे हो? स्टेट का, इंडियन स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू इंडियन स्टेट। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। डेमोक्रेटिक कैसे है कि हमारे जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी जाएगी। कौन लोग होंगे? सारे लोग होंगे जो इस प्रोसेस में पार्ट लेंगे। एक एज लिमिट दे दिया कि अबव 18 आप किसी भी बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, यू विल हैव द राइट टू वोट। और आप उस तरीके से, इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। वो डिटेल में बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है। बट हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी फिक्स टेन्योर के लिए चुनी जाएगी, फ्री एंड देखो 3 चीज़ें आपने याद करनी है कि इंडियन जो स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंश्योर करती है कि डेमोक्रेसी रहेगी और फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस होंगे। एक फिक्स टेन्योर मेंशन कर दिया कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शन हो हमेशा, और एक फिक्स टर्म के बाद इलेक्शंस हो। ऐसा ना हो कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो लेकिन सिर्फ इलेक्शन होंगे 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब कोई पावरफुल लीडर मर जाएगा उसके बाद कोई नया लीडर चुनने के लिए इलेक्शन होंगे। वो तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो गई ना, फिर तो एक तरह सा गलत रास्ता चला गया कि हम इलेक्शंस रखेंगे, ठीक है, टाइमली इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेटिक मेथड के साथ हमारी गवर्नमेंट आएगी। उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक देखो, सिंपल टर्म्स में रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसे चुना जाता है। हमारा इंडिया में देखो, इस वर्ड को भी अगर आप ब्रेक करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है, रिपब्लिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, उनको लोगों ने चुना है, पब्लिक ने चुना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मीन्स से चुना है। ठीक है, उधर किसी और देश में जहाँ मोनार्की रहेगी वहाँ पे एक हेरिडेटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है कि एक राजा का बेटा या राजा की बेटी आगे नेक्स्ट किंग या क्वीन होगी। ठीक है, इधर हमने क्या सिस्टम बनाया कि हमारा जो इंडियन स्टेट होगा उसका जो हेड होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। The last thing I want to mention again, I don't remember mentioned earlier or not, कि हम ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इस सब की अथॉरिटी, इस सब की पावर कहाँ से आ रही है? वो आ रही है यहाँ से, we the people of India, कि हम भारत के लोग, we people of India। we कौन थे? जो पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। वो लोग ये बोल रहे हैं कि जब हम 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को देने वाले हैं, उस टाइम पे हम ये प्लेज ले रहे हैं अपने मन में। क्या प्लेज ले रहे हैं? कि जो इंडिया का जो नेचर है, इंडिया की जो फीचर्स हैं, हम उनको सेफ रखेंगे। क्या है फीचर्स इंडिया के? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हम अपने सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे? जस्टिस इंश्योर करेंगे, लिबर्टी इंश्योर करेंगे, इक्वालिटी इंश्योर करेंगे एंड फ्रेटर्निटी इंश्योर करेंगे। तो हेयर आप हर चीज़ के थ्रू जाएं, पेन एंड पेंसिल के साथ आप इसको लिखें और आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मुझे ये प्रियम्बल याद करना है। प्रियम्बल याद सिर्फ इसलिए नहीं करना है
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियम्बल इसलिए भी याद करना है कि अगर हम इस देश के सिटीज़न हैं। ये भी बहस चलती रहती है कि नॉर्मली के जो मॉर्निंग असेंबलीज़ होती हैं स्कूल्स में, वहाँ पे प्रियम्बल बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, याद करना चाहिए एवरी मॉर्निंग। एटलीस्ट रिसाइट करें, वो बोलें उसको, दूसरे धार्मिक स्लोगन्स के साथ साथ प्रियम्बल को भी समझें, वो प्रियम्बल को भी याद करें, सो दैट जो उनकी जो डिवोशन है या जो उनकी जो आस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग हो, राइट। So I end the video here. You go through each and everything, or if you find any problems in learning it, so please let me know. So we'll try to make it easier for you to learn the preamble of Indian Constitution. So in this part we have covered the objectives of Indian preamble. We had gone through the introduction of the constitution, what are the parts of Indian constitution, and then the nature of Indian, the features of Indian state. Signing off, Neil.